अस्सलाम वालेकुम बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप एक दफ़ा डिस्कस कर लें P3 और P4 जो है उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो उसके लिए मैंने आज की क्लास रखी ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूँ। एक P3 मैंने आपके सामने खोला हुआ है। दिस इज़ मई जून 2332 हमारा ही वेरिएंट है जो हमसे टेस्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो P3 आपके सामने है, देयर इज़ अ केस स्टडी दैट इज़ ओवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके इतने शेयर्स हैं एंड ऑल दैट। इसके मिशन स्टेटमेंट गिवन है और इसके अलावा उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं कि वो कुछ चीज़ें बेचने की कोशिश करता है। इस इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे। ये 2 पेजेस की इन्फॉर्मेशन है। ऑलमोस्ट आपके पास 1 पेज ही और 1 पेज ही है और थर्ड पेज इज़ ब्लैंक। कोई 2 पेजेस से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है P3 अब उतना उतना लेंथी भी नहीं है। तो अब 2 पेजेस से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन भी हमसे टेस्ट नहीं होती। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है जो टेस्ट होती है। ओके जी, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एनालाइज 2 एलिमेंट्स ऑफ ओवीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट विल नीड टू चेंज टू सेल ऐसे करो, सक्सेसफुली टेबल को टू अपने सामने कर लो रिटेलर्स। ना मिस्टर। अगर उस पे बैठना बच्चों ये चाहिए तो जिसका कंफर्टेबल हो ना, टेबल अपने सामने कर लो। म्यूट कर ले तो आई विल बी रियली थैंकफुल। ओके जी, अच्छा। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, एनालाइज 2 एलिमेंट्स ऑफ ओवीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये एक सवाल है और जो पहला सवाल आपसे P3 में टेस्ट होगा बच्चों वो 8 मार्क्स का होगा। आपके P3 की डिवीजन कुछ यूँ है कि उसमें 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन टेस्ट होंगे और 12 मार्क्स के 3 क्वेश्चन टेस्ट होंगे और उसके लिए आपको 1 और 45 मिनट मिलेंगे। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि यू विल गेट 1 और 45 मिनट टू अटेम्प्ट 60 मार्क्स, जिसमें 12 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं और कुछ ज़ाहिर है कैलकुलेशंस भी होंगी जो रिमेनिंग मार्क्स हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि P3 विल हैव टू बी सॉल्व्ड ऑन द पेपर और आपको हर मार्क के लिए 3 लाइन्स मिलेंगी। जैसे कि अगर 20 ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सामने है पहला, इसके लिए जो टोटल लाइन्स हमें मिली हैं इसको सॉल्व करने के लिए वो 8 लाइन्स हैं। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि आपने 8 लाइन्स तक अपना आंसर, ज़ाहिर है सम फ्यू पीपल माइट हैव स्मॉलर हैंडराइटिंग, बहुत छोटा-छोटा लिखते हैं, कुछ बहुत बड़ा-बड़ा लिखते हैं, तो इट माइट वेरी। आप एक्स्ट्रा शीट्स हमेशा ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन 3 लाइन्स आपको याद रहनी चाहिए कि हमारे पास 3 लाइन्स हैं एटलीस्ट कम से कम पेपर को अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया कि पहले 2 सवाल 8 मार्क्स के होंगे, तो ये भी 8 नंबर का एक सवाल है जो हमारे सामने इस वक़्त है और इसमें एग्ज़ामिनर ने हमसे पूछा है कि एनालाइज़ 2 एलिमेंट्स ऑफ ओवीज़ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट विल नीड टू चेंज। तो कौ 2 हमने बताने हैं जो कि चेंज करने होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको याद होगा कि जो इसकी मार्क्स स्कीम है वो 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 एप्लीकेशन के और 4 मार्क्स एनालिसिस के हैं, जिसका जो सही नाम है जो मैं आपको क्लास में बताता रहता हूँ दैट इज़ कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, कॉन्टेक्सचुअल डेवलप्ड एनालिसिस। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है इसको सॉल्व करते हुए। दैट इज़ 2 टू 4। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 3-2 की मार्क स्कीम हमारे सामने है। तो जो पहला सवाल हमसे टेस्ट हुआ है, एनालाइज़ 2 एलिमेंट्स ऑफ ओवीज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 एप्लीकेशन के हैं और 4 मार्क्स एनालिसिस के हैं। और एनालिसिस वही एनालिसिस है जो जो इन कॉन्टेक्स्ट होगा, जो केस स्टडी से रिलेटेड होगा। जो केस स्टडी से रिलेटेड एनालिसिस नहीं है उसमें से हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकेंगे। आई हैव एन आंसर इन फ्रंट ऑफ यू और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ज़रा और देखते हैं कि वो जो बच्चा है उसने उस आंसर में क्या लिखने की कोशिश की है ताकि हमें आइडिया हो जाए। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इफ़ यू राइट द गुड डेफिनेशन तो आपको सिर्फ एक ही नंबर मिल सकेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द मार्क्स आपको मिलेंगे जो नॉलेज का यूज़ करेंगे आप अपने आंसर के अंदर। अच्छा जी, सवाल है हमारे सामने, एनालाइज 2 एलिमेंट्स ऑफ ओवीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट विल। तो उसमें सबसे पहले द चाइल्ड केम अप विद द आइडिया ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेफिनेशन एंड ही रोट मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेफर्स टू द actions made by the business keeping in mind that budget and marketing mix to achieve the marketing objective। that is a very good definition क्योंकि उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में लिखा और साथ बजट को भी मेंशन किया। व्हाट द स्टूडेंट माइट हैव डन एक्स्ट्रा कि वो क्या कर सकता था यहाँ पे कि यहाँ पे वो ये कह सकता था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज मेड आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। तो एक ये थर्ड टर्म अगर वो इसमें ऐड कर देता, जैसे उसने बजट और मार्केटिंग मिक्स ऐड किया है, तो फिर इसको बहुत अच्छा चांस था कि एक नंबर और इसको मिल जाता। एक नंबर पूरा यहाँ से वो स्कोर कर पाता। लेकिन बहरहाल स्टिल दिस अ गुड डेफिनेशन, कोई इतना बड़ा मसला इसमें नहीं है। देन फॉरन द स्टूडेंट केम अप टू द आइडिया कि जो सवाल उसने पूछा है कि चेंज क्या करना है। लुक एट द क्वेश्चन अगेन, एनालाइज 2 एलिमेंट्स ऑफ ओवीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट। तो 2 एलिमेंट्स उसने लिखने हैं
he came up with the idea OV may have to provide the retailer with purchasing economies of scale. He came up the idea कि अब उसको क्या करना है, रिटेलर को परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा देना है। अब ये रिटेलर जो है दिस इज एप्लीकेशन, क्योंकि अगर हम केस स्टडी पढ़ते तो हमें पता था कि केस स्टडी में इट वाज क्लियरली मेंशन्ड कि वो रिटेलर्स को चीजें बेचने के लिए जा रहे हैं। तो हम रिटेलर्स को उसने लिख दिया कि रिटेलर्स को, और जाहिर है वो इसको रिलेट करेगा परचेजिंग। दिस मीन्स दैट द टोटल प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ योगर्ट्स विल बी सच दैट द पर यूनिट प्राइस इज लेस देन द ओरिजिनल। तो अब उसने कहा कि पहला मार्केटिंग जो अपना वो स्ट्रेटजी बनाए, जो चेंज करे, जो उसने करनी है। ओरिजिनली दिस बिजनेस वाज सेलिंग एट द हायर प्राइस। तो अब उसने कहा अगर उसको रिटेलर्स को बेचनी है तो वो तो बल्क बाय करेंगे, और क्योंकि वो बल्क बाय करेंगे तो उनको जो वो ओरिजिनल प्राइस पे बेच रहा था उस पे लेस पे बेचना पड़ेगा। तो लुक एट द आइडिया, ही केम के मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहली उसको चेंज जो करनी है वो ये है कि उसको अपना जो बिल्कुल चेंज कर देना है जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। अच्छा ठीक है, उस पे उसने लिख दिया, और फिर उसने लिखा आगे, इफ यू लुक एट दैट के और ये जो योगर्ट उसने लिखा है दैट इज एप्लीकेशन बेसिकली। अच्छा जी, this element may lead to OV being a reliable supplier and more retailer would be willing to purchase stocks of yogurt from him. उसका फायदा ही निकलेगा। फॉरेन एनालिसिस उसने किया कि ज्यादा लोग उससे स्टॉक ऑफ योगर्ट परचेज करना शुरू कर देंगे, which could increase the revenue of the business, ultimately उससे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट, अभी देखो चेन ऑफ एनालिसिस अभी खत्म नहीं हुई। एज अ रिजल्ट OV will have a brand image and an established customer base which may keep on increasing। और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि उसका जो ब्रांड इमेज है, कस्टमर बेस है, इफ यू लुक एट द 5 चेन्स द स्टूडेंट हैज डेवलप्ड, और ये बहुत अच्छा एनालिसिस हो सकता है। फिर विदाउट डिलेइंग एनीथिंग द स्टूडेंट स्टार्टेड विद द अदर एनालिसिस एंड ही सेड सेकेंडली ओवी कैन प्रमोट their yogurts on television which may attract retailers as they come across the ads। बिल्कुल सही है। दूसरा उसने क्या स्ट्रेटजी बताई, उसने कहा कि उसको प्रमोशन स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। और वो क्या चेंज करनी चाहिए, तो उसको टीवी पे एडवर्टाइज कर देना चाहिए विच में अट्रैक्ट रिटेलर्स। और वो जो इसका मतलब है लोकल रिटेलर्स है, जब वो टीवी पे एड्स देखेंगे तो दे विल रियलाइज कि अच्छा ये योगर्ट तो इस वक्त मार्केट में कस्टमर इसको लेने आने वाले हैं और मुझे तो बेचना चाहिए। एज दे कम अक्रॉस द एड्स, this suggests OV's advertisement may help them build a brand image and more retailers and the customers will be willing to try out the new flavored yogurt जो उसने जाहिर है ये भी एप्लीकेशन है। if you see, as a result retailers may be willing to stock up the new flavor, so customers may be attracted and it gives a try। तो if you see, ये सारे का सारा जो उसका आंसर है it came out of the case study। उस बच्चे ने कोई भी सेंटेंस ऐसा लिखने की कोशिश नहीं की कि जो केस स्टडी से ना बिलोंग करता हो। one thing that lack in this case study is this answer is कि लेस टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। ये टेलीविजन एडवर्टीजमेंट के लिए अगर वो ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट का लफ्ज यूज करता तो नॉलेज ज्यादा शो होता। इसी तरह लो प्राइसिंग में वो प्राइस पेनिट्रेशन का लफ्ज यूज करता तो नॉलेज ज्यादा शो होता। द स्टूडेंट माइट हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स एज अ रिजल्ट। लेकिन बहरहाल 1 नंबर नॉलेज का फिर भी उसको मिलेगा फॉर राइटिंग अ गुड डेफिनेशन, 2 नंबर उसको एप्लीकेशन के मिलेंगे, और एनालिसिस इज गुड, और 3 मार्क्स वो एनालिसिस से भी स्कोर कर सकेगा। तो ओवरऑल 6 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। इसको हम नहीं जाते, इस पे हम एक सेक्शन 5 का क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली, एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन इज 3 इज बेसिकली रेफर टू टेबल 1.1 कैलकुलेट फॉर 2023 करंट रेशो। हमें करंट रेशो का फार्मूला आता है, दैट इज करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। हम वो फार्मूला लिखेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इफ सी स्टूडेंट हैज डन दैट, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। The second thing that the examiner has asked is basically return on capital employed। वो भी एक कैलकुलेशन है जो 3 मार्क्स की टेस्ट हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला भी हमें आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम्स 100। वो भी स्टूडेंट ने फार्मूला लिखा, द वैल्यूज वर गिवन, और बड़ी आसानी से उसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट कर लिया। ओके जी, कम टू द 12 मार्क्स क्वेश्चन। अगला जो सवाल हमसे टेस्ट हुआ है बच्चों वो 12 मार्क्स का है। अगेन रिमेंबर 12 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 3 लाइंस मिलेंगी फॉर 1 मार्क।
इवेल्युएट वेदर शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट फ्रॉम ओवी चेंजिंग टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमारे पास 12 मार्क्स की मार्क्स स्कीम क्या है? हमारे पास 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 एप्लीकेशन के हैं, 2 एनालिसिस के एंड 6 मार्क्स फॉर द इवैल्यूएशन। हम देखेंगे कि हम ये 6 मार्क्स के इवैल्यूएशन कैसे अचीव करते हैं बाय लुकिंग एट द आंसर जो अभी हमारे सामने आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम मार्क्स स्कीम इसकी देख भी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एनालिसिस के 2 मार्क्स हैं, एप्लीकेशन के 2 मार्क्स हैं और एनालिसिस के 2 और इवैल्यूएशन के 6। एंड प्लीज रिमेंबर व्हेन आई से इट अगेन एंड अगेन कि एनालिसिस का मतलब भी कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस है और इवैल्यूएशन का मतलब भी कॉन्टेक्सचुअल इवैल्यूएशन है। खाली इवैल्यूएशन लिखना जिसका कोई केस स्टडी से रिलेशनशिप ना हो, हमें कोई मार्क्स नहीं देता। अच्छा जी, लुक एट द क्वेश्चन। उसने पूछा शेयर होल्डर विल बेनिफिट ओवर चेंजिंग टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बहुत A1 का बेसिक सा सवाल है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा ओके, ये तो हमने A1 में पढ़ा था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने के ये फायदे हमें मिलते हैं और इसके ये नुकसान होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है कंट्रोल लूज हो जाता है और लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन शुरू कर देते हैं। और फायदे हमें याद है कि हम शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इस कंपनी का केस ये था कि इसमें चांदे के शेयर होल्डर थे और उनका काफी कंट्रोल था और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अब वो पब्लिक लिमिटेड बनना चाह रहा है। हाउ द स्टूडेंट स्टार्टेड, आप देखें पहले ही हैज गिवन अ गुड डेफिनेशन। शेयर होल्डर्स आर द पीपल हु हैव ब्रॉट शेयर्स, हु हैव बॉट द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो उसने शेयर होल्डर्स की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट किया है। आप लिमिटेड कंपनी के डेफिनेशन से भी इसको स्टार्ट कर सकते थे। Since OV is changing to public limited company, this means the share will be publicly available to the stock exchange. Now he has raised a point. उसने कहा कि अगर वो public limited company बनेगी तो शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल होंगे। सो ओवी कैन जनरेट ग्रेटर फाइनेंस। सिंपल, बिल्कुल पहला पॉइंट टू द पॉइंट बात हमने बता दिया। और फिर हम शेयर होल्डर्स मे बी एट रिस्क एंड टेंशन मे बी ग्रेटर एज द शेयर होल्डर्स विल बी समथिंग कुछ लिखा है जो लफ्ज मेरे से नहीं पढ़ा गया, टू द पब्लिक। बहरहाल आंसरेबल टू द पब्लिक शायद लिखने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। दिस मीन्स दैट द डिविडेंड्स में बी रिसीव्ड बाय द न्यू शेयर होल्डर्स। आप देखिए उसने पहले फायदा बताया और साथ ही डिसएडवांटेज बताया और फिर उसने कहा कि डिविडेंड्स देने पड़ेंगे। If they purchase more number of the shares, thus the shareholders with the greater shares will be given priority of 0.1 million dividends that may increase as the share increase, leading to the existing shareholder not being able to achieve their objectives. ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये भी एप्लीकेशन है और 0.1 मिलियन जो उसके डिविडेंड्स उसने उसको कहा कि उनको देने पड़ेंगे वो भी एप्लीकेशन है। तो ये रेज्ड अ पॉइंट। पहले उसने एडवांटेज लिखा लेकिन फौरन वो डिसएडवांटेज पे शिफ्ट हुआ और उसने कहा कि डिविडेंड्स ज्यादा देने पड़ेंगे, ये उसका पॉइंट है। फिर उसने उसको डेवलप किया, डेवलपमेंट थोड़ी सी वीक है, अभी और होनी चाहिए थी। साथ ही उसने इवैल्यूएशन दी। हाउएवर एलूना में इन्फॉर्म एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिफोर चेंजिंग टू पीएलसी सो दे मे परचेज शेयर्स बिफोर head to the amount of the dividends that they receive does not full। ये थोड़ी सी वीकर एप्लीकेशन है। हमें चाहिए था कि हम यहाँ पे ये बताते कि इट डिपेंड्स कि नए शेयर होल्डर्स कितने परसेंट शेयर बाय करेंगे और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो नए शेयर होल्डर्स हैं उनकी रेशो क्या है डिविडेंड रिसीव करने की, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या वाकई में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि उनके शेयर्स की उनकी डिविडेंड की अमाउंट कम हो जाए। तो that would have been a good evaluation, लेकिन बहरहाल he has written some evaluation। Secondly, converted to the PLC may lead to away being at risk of takeover। Again came up with the another disadvantage कि risk takeover हो जाएगा। This is because if public shareholder is able to purchase more than 50% of OV's share, the person may take over OV and change its objective and production process। सही है, good explanation है और बिल्कुल सही point है। Okay, this may lead to OV not being able to achieve its objective। उसने एप्लीकेशन रिपीट किया है, पिछले में भी लिखी थी, यहाँ पे भी लिख दी, of being more socially responsible। Moreover, shareholder with little shares may also lose their ownership। और जो जिनकी कम होगी वो बेचारे उनकी ओनरशिप चली जाएगी। Again, lesser development है, बहरहाल point is there। However, Luna may be able to convince the new owners to improve social responsibility and keep the objective as। उसने कहा जो नए शेयर होल्डर आएंगे
अगर वो उसको कन्विंस कर ले तो फिर वो दिस इज एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन बोथ, ये गुड है, इसको बतौर एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यू सी द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, अभी तक हमने एक क्लियर पॉइंट जनरेट किया है, हमने उसका एनालिसिस किया और फिर उसकी एवेल्युएशन की। फिर इस तरह हमने एक और क्लियर पॉइंट जनरेट किया, हमने उसको एनालिसिस किया, उसकी इवेल्युएशन की, और हमने दोनों में ख्याल रखा कि हमारी एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो। उसके बाद इट इज टाइम टू डू द फाइनल इवेल्युएशन। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, इस तरह ही आपने एनालिसिस करना है और फिर फाइनली इट कम्स टू योर इवेल्युएशन। ओके जी। However, it may depend on the what proportion of OV's shares is bought by the new shareholders. ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना लोग, अच्छा यहाँ पे पहले आपको अपना स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, आपको कहना चाहिए था, क्योंकि सवाल ये है कि उसको बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लियर स्टैंड आपका आना चाहिए था कि बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहिए था कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, या हो सकता है मोहम्मद बिन साकिब भी है कि नहीं उसको नुकसान ज्यादा। फिर आपको हाउएवर पे आना चाहिए था, इट मे डिपेंड ऑन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ओबीज शेयर इज बॉट बाय द न्यू शेयर होल्डर्स। ठीक है, और फिर इसको जस्टिफाई भी करना है, ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है अगर आप देखें तो। इसको आप जस्टिफाई यूं कर सकते थे कि अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए लोग उसकी परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स में तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक है, बहुत कम हुए तो फिर शायद इतनी। और ये भी कि कितने जो जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स है वो किस हिसाब से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास रह रही है। सेकेंडली, सिंस द डिविडेंड पार्ट इज ओनली 0.1 मिलियन, इट मे नॉट अट्रैक्ट न्यू शेयर होल्डर्स। बिल्कुल सही है, उसने कहा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, नए शेयर होल्डर्स आएंगे ही नहीं टू बाय शेयर्स। ये भी जस्टिफाइड नहीं है। लास्टली, इफ द ग्रोथ ऑफ द ओवी इज नॉट सस्टेनेबल, इट मे नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट न्यू शेयर होल्डर्स। अगर ग्रोथ जो है वो इज नॉट सस्टेनेबल तो फिर तब भी नए लोग नहीं आएंगे और इनको कोई मसला नहीं होगा, ये कंपनी उन्हीं पैसों के साथ चलाते रहेंगे। अगेन दिस इज नॉट जस्टिफाइड, और एक फाइनल कंक्लूजन होनी चाहिए थी जो इस बच्चे ने नहीं दी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के जरिए अच्छी तरह से जरा सर्जरी कर दी। अब इफ यू लुक एट द मार्क्स तो ठीक है, हमें नॉलेज का 1 मार्क तो मिल जाएगा क्योंकि हमने डेफिनेशन लिखी है। पब्लिक लिमिटेड की भी लिखनी चाहिए थी, वो हमने नहीं लिखी। जो एनालिसिस है वो रिलेटिवली वीक है, हम एनालिसिस में से भी 1 नंबर ही देंगे। एप्लीकेशन इज ओके, एप्लीकेशन बहुत अच्छी, उसमें से भी 1 नंबर ही मिलेगा। इवेल्युएशन अलबत्ता एक्सेप्ट 1 पॉइंट जो शुरू वाला था दैट वाज गुड। तो इवेल्युएशन से हमें ओवरऑल इस आंसर में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इफ यू लुक तो टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं इस क्वेश्चन के वो कोई 7 आउट ऑफ 12 मार्क्स बन रहे हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और उनकी मार्क्स भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 सवाल, एक 8 नंबर वाला और एक 12 नंबर वाला, मैंने आपसे डिस्कस किया। अगेन आई रिपीट, आपको 2 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पेपर में।